दाऊद ही इतना बड़ा क्यों बन गया, और प्लस दाऊद यहाँ से आज भी बड़ा बना हुआ है उस तरीके से कि भाई भाग गया, आईएसआई के प्रोटेक्शन में पाकिस्तान में रह रहा है, और वहाँ पे 93 ब्लास्ट में उसका नाम आया, कितने चीज़ों में नाम। इनफैक्ट अभी 2013 में जो आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस हुआ था, उस केस के अंदर दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया था। भाई आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था 93 ब्लास्ट का, जो मुंबई में हुआ था, जहाँ पे मल्टीपल ब्लास्ट हुए थे। आपने उस वाले केस पे रिसर्च किया कभी? उसमें दाऊद थे इन्वॉल्व? मैंने किया, दाऊद पूरी तरह इन्वॉल्व है उसमें, दाऊद इब्राहिम। और ये बोलने में कुछ भी, ये लोग अपनी सफाई देते हैं। 82 में मनिया सुरभि को मार दिया, और मारा किसने? मुंबई पुलिस ने। भाई पहला एनकाउंटर था, इंडिया का पहला एनकाउंटर था वो 82 में। आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये इंडियन फिल्म में भी इनका पैसा इन्वॉल्व हुआ है, अब भी पैसा इन्वॉल्व रहता है क्या? हाँ, पहले बहुत सारा फिल्म फाइनेंसिंग मतलब होता था। कहाँ है ये दाऊद इब्राहिम? कहता है वो तो कराची में है, मैं मिल के आया हूँ। अच्छा। और दूसरी चीज़, उसके गैंग्रीन हो गया है, गैंग्रीन हो गया है, उसका पैर जो उंगलियां हैं जो गलना शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है कि हम हर बार कुछ नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे अंडरवर्ल्ड के टॉपिक को। आज हम बात करेंगे इंडिया के मोस्ट पॉपुलर गैंगस्टर्स को, जिनको मूवीज़, वेब सीरीज़ के द्वारा बहुत फेमस किया गया, उनको भी जानेंगे, और जो नाम हमने नहीं सुने उनको भी जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है वरुण जौहरी भाई, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, और ये काफ़ी रिसर्च करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स पे, अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया पे भी, पर अंडरवर्ल्ड इनका बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक रहा है। तो इन्होंने डिटेल में काफ़ी कुछ रिसर्च करी है, काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, काफ़ी चीज़ें देखी हैं, जिसके बाद काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं अपने चैनल पे, जिसके बाद हमें लगा कि हमारे पॉडकास्ट पे भी इस टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए। तो वरुण भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू। स्वागत है भाई। बड़ी खतरनाक बातें होती हैं आपके पास, क्योंकि आप पूरी रियल साइड बताते हो कि बॉलीवुड तो एकदम ग्लोरीफाई करता है ऐसी चीज़ों को, बट आप पूरी तह तक जाते हो कि क्या एक्चुअली में हुआ था, क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े नाम से, जो कि इंडिया का दाऊद जिसे कहते हैं। बिल्कुल, है ना, दाऊद से शुरुआत करते हैं। पर आपने बड़ी सही बात कही कि बॉलीवुड ने इसको ग्लोरीफाई बहुत ज़्यादा किया है, और मैं पर्सनली ये मानता हूँ। अभी आप अगर एक थ्योरी की तरह देखें, देखिए आज के टाइम पे मूवीज़ वगैरह आ रही है, मिर्ज़ापुर आई। अब मिर्ज़ापुर जब आती है सीरीज़, तो हम क्या देखते हैं कि यार एक जगह है उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, क्या यहाँ पे कोई है ऐसा कालीन भैया? एक आता है ना एक थॉट आता है भाई दिमाग में, ये सही का कैरेक्टर है, फिक्शनल कैरेक्टर है कि फिक्शनल है कि नॉन फिक्शनल है, भाई क्या है? तो वो जो चीज़ होती है ना, वो सेम टू सेम स्टार्ट हो गई आपके 70s और 80s में भी मुंबई के अंदर। दीवार, अग्निपथ, जंजीर, ये सारी मूवीज़ आई। एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर बन गया, सलीम जावेद साहब ने इतना सारा लिख दिया, ठीक है। और इसमें हर बार आप देखते हो कि किसी ना किसी मूवी में ना एक स्मगलिंग को दिखाना, डॉन का एक अलग कैरेक्टर दिखाना, कोई पठान गैंग का आदमी दिखाना, कभी कभी नाम मैच कर देते थे। तो ये सारी चीज़ें ना भाई अब तो जेनजी का आ गया है कि अल्फा मेल जो लड़कियों को मतलब स्ट्रिक्टली रख रहा है, मार रहा है, अपनी चला रहा है, वो मतलब यही चीज़ अलग ही टैग दिया जा रहा है इन चीज़ों को। तो मुझे तो लगता है बॉलीवुड ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है, और वहाँ से जो सेंसेशनलाइज किया इसको अंडरवर्ल्ड को, वो बॉलीवुड से ही हुआ। इनफैक्ट अभी भी आप देखो, बॉलीवुड से काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाती हैं, फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाल ही में IC 814 नेटफ्लिक्स की सीरीज़ आई, उसमें भी नाम का, खैर वो अलग टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड से अभी चीज़ें ये सब चलती हैं। अंडरवर्ल्ड की बात करें तो दाऊद इब्राहिम को एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कि बहुत ही, एक तो बहुत फैला हुआ सब्जेक्ट है अंडरवर्ल्ड। मतलब लोग आजकल मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग पॉडकास्ट पे, वीडियोस में कर देते हैं चीज़ें, लेकिन जेन्युइनली जो लोग काम कर रहे हैं और जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैंने देखा है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुंबई के। 2-3 ऐसे लोग हैं, परमार साहब हैं, जैदी साहब हैं, और बाकी और भी कई ऐसे बड़े लोग हैं, शम्स ताहिर खान साहब हैं। ये लोग बहुत डीपली उस समय से ही काम कर रहे हैं, और इनको, और हम लोग क्या करते हैं, मैं अपना पर्सनली बताऊँ, मैं पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ। भाई मेरा 3 काम है कि मैं रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर उसको लिखता हूँ एक कहानी के फॉर्मेट में, जिससे कि सामने वाले को, सुनने वाले को अच्छा लगे, उसको सुना देता हूँ, नरेट कर देता हूँ। इतना मेरा काम है। तो ओवरऑल, क्योंकि ना मैं आपको बताऊँ अंडरवर्ल्ड के बारे में, हम लोग ने भी यार, एक तो इंटरनेट काफ़ी देर में आया घर में मेरे, तो उस टाइम पे भी ना मैंने पहली बार अंडरवर्ल्ड के या दाऊद वगैरह के बारे में जब सुना था, तो मैंने किसी टीवी का, ये न्यूज़ चैनल था, तो वहाँ पे एक ना बहुत बड़ा प्राइम टाइम पे शो चल रहा था। उसमें था कि, और बहुत ही उनका अच्छा खासा TRP आया होगा उससे, वो शो था कि भाई दाऊद को फ़ोन किया, और फ़ोन टैपिंग में जो सामने आया, तो उसमें उसकी कॉलर ट्यून, जो उसमें नए नए चलते थे लोग, कॉलर ट्यून एकदम प्रोसेस करके लिखते थे,
तो उसमें कॉलर ट्यून आ रही है कि मैं जो बोलूँ हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूँ ना तो ना। अच्छा, ये उसकी कॉलर ट्यून आई उस नंबर पे और वो बज रही है, फिर बाद में वो उसका एक हेलो करके आवाज़ आ रही है। उस टाइम से मुझे लगा मैं कि यार ये बहुत ज़्यादा हीरो की तरह दिखा रहे हैं कि मतलब न्यूज़ चैनल भी, अच्छा, नो डाउट बॉलीवुड न्यूज़ चैनल्स ने सेंसेशनलाइज किया है इसको बहुत ज़्यादा। तो वो मेरे को उस टाइम से था, मैंने कहा कि यार देखना है इस चीज़ को कि आखिर ये मुंबई अंडरवर्ल्ड था क्या। उसके बाद जब इंटरनेट आया हमने खंगालना शुरू किया चीज़ों को, रिसर्च करना शुरू की, चीज़ें करी और बाद में फिर आगे जाके। बट बीइंग अ जर्नलिस्ट भी जैसे आप रहे ही हो, तो आपकी रिसर्च सिर्फ इंटरनेट बेस्ड रहती है या फिर आप और तह तक जाने के लिए क्या करते हो? कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, इन लोगों के तो एकदम इंट्रैक्शंस हुए हैं, मतलब ये लोग मिले हैं, वो मुंबई में ही रहते थे, वो दौर भी वही था 60s 70s 80s 90s कोर टाइम एकदम अंडरवर्ल्ड का, जब सबसे ज़्यादा हमने शूट आउट्स भी देखे मुंबई की सड़कों पे, ब्लड शेड भी देखा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी बड़े उस समय काफ़ी ज़्यादा, जिनके नाम पे 150 एनकाउंटर यार हमारे मुंबई पुलिस के जो मतलब एकदम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, 150 एनकाउंटर 100 एनकाउंटर। लेकिन वो टाइम था जब ये लोग लगातार मिल रहे थे, ये जो जर्नलिस्ट थे, तो इन लोगों ने ना बड़ा क्लोज से उस चीज़ को देखा है। मैं क्या करता हूँ कि मेरा रिसर्च रहता है प्रॉपर, आपका एक होता है इंटरनेट रिसर्च, ठीक है, एक होता है बेसिक इंटरनेट रिसर्च के आप गए आपने कुछ फ्रंट पेजेस देखे, लेकिन आज के टाइम पे काफ़ी सारे पुराने जर्नलिस्ट की किताबें हैं, जिनकी किताबें आज आपको PDF फॉर्मेट में, वो पायरेसी वाले उसमें नहीं मिलेगा इंटरनेट पे, काफ़ी सारी ऐसी किताबें हैं। उसके अलावा आर्काइव्स होती हैं, कई सारे पुराने TUI टाइम्स ऑफ इंडिया अभी का तो नहीं है ना, बहुत पुराना है, हिंदुस्तान टाइम्स, तो इन लोगों ने अपने आर्काइव्स बना दिए हैं काफ़ी सारे वहाँ से। और खैर और भी अलग प्रोसेस होते हैं, कुछ लोगों को बातचीत करके निकल आती हैं कुछ खबरें, तो वो सब चीज़ें रहती है। लेकिन हाँ, तो प्रॉपर रिसर्च करके ही कंटेंट मतलब निकाला जाता है यहाँ से, भाई और मिल जाता है। आपने जो डीपली रिसर्च करी है, तो सिंस अभी हम दाऊद की बात करने ही वाले हैं, आपकी डीप रिसर्च के हिसाब से मैं अब जानना चाहता हूँ, थोड़ा पहले चलते हैं, बिल्कुल। दाऊद की इनिशियल राइवलरीज, हाउ एंड व्हेन डिड दाऊद एक्चुअली बिकेम दाऊद? करेक्ट यार, दाऊद का ना काफ़ी सारी उसके साथ चीज़ें जुड़ी हैं। देखो सबसे पहला एक जो केस आता है सामने, वो आता है कि दाऊद एक्चुअली में दाऊद बना कैसे। कुछ लोग बताते हैं कि इकबाल नतीक एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, अपना खुद का अखबार चलाते थे, राजदार के नाम से, वीकली था मुंबई में, उर्दू वीकली हुआ करता था, वो हर साप्ताहिक में, हर सप्ते में उसका आता था नया एडिशन। तो राजदार के मालिक हुआ करते थे, और वो उस समय पे ये दो जो गैंग होते थे, जो सबसे पहला गैंग रहा पठान गैंग मुंबई का, करीम लाला जिसके फाउंडर हुआ करते थे, मतलब उन्हीं ने लीड किया उसको बाद में आगे जाके। तो वो जो थे इकबाल नतीक, वो उनके खिलाफ बहुत छापा करते थे वहाँ पे। दाऊद वाला ये जो गैंग था, जो बाद में कोंकणी गैंग और बाकी बाद में आगे जाके डी कंपनी बनी है, ये तो बहुत बाद में 90s में, लेकिन उस टाइम पे वो दाऊद का, क्योंकि दोनों के दोनों सेम एरिया से थे, इकबाल नतीक और दाऊद इब्राहिम रत्नागिरी से आते थे, इनके एंसेस्ट्रल जो आपके होम थे वो रत्नागिरी में थे, तो वहाँ से आते थे। और ये दाऊद उनकी तारीफ बहुत करता था कि भाई बंदे में दम है, अकेला दुबला पतला लड़का, पठान गैंग के लिए वो अच्छे खासे बड़े बड़े गैंगस्टर्स उनके खिलाफ लिख देता है, नाम सहित लिखते थे। तो ये जो चीज़ें थी ना, नाम सहित लिखना करना, तो इससे दाऊद इब्राहिम के काफ़ी नज़दीक थे इकबाल नतीक की इसी रिवेंज के चलते कि भैया हमारे खिलाफ लगातार छाप देता है। सईद बाटला और आपका एक और शख्स था आयूब लाला, पठान गैंग का, इन लोगों ने हत्या कर दी थी। ये जो रिवेंज था ना, इसके बाद इसका रिवेंज लेने के लिए दाऊद इब्राहिम पहली बार एक तरह से जो निखर के सामने आया कि भाई उसने सईद बाटला को भी मारा और आयूब लाला को भी मारा, तो वहाँ से वो एक निकल के सामने आता है। उसके बाद ये करीबन 1977 की बात है, इकबाल नतीक का जब हत्या हुई। इसके बाद ये जो राइवलरी चलती गई कि भाई सबसे बड़े गैंग के साथ में, पठान गैंग जो सबसे बड़ा गैंग हुआ करता था उस टाइम पे ना मुंबई में, नागपाड़ा, मोहम्मद अली रोड, आपका डोंगरी, इस सारे इलाके में मतलब इन लोगों का चलता था। तो उनके साथ में भाई एक नया गैंग आया है, साबिर इब्राहिम कास्कर का गैंग। साबिर इब्राहिम कास्कर दाऊद का बड़ा भाई था, अच्छा, ठीक है। और 3-4 साल ये निकला यहाँ से ये दौर। उसके बाद ये जो राइवलरी थी इतनी ज़्यादा बड़ी कि साबिर इब्राहिम कास्कर की मर्डर कर दिया गया, किसके द्वारा, पठान गैंग के द्वारा। तो इसके बाद में फिर आपने जो एक मूवी देखी होगी शूट आउट एट वडाला, मन्या सुरवे का कैरेक्टर आता है उसमें, जॉन अब्राहम ने प्ले किया है, काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है वो, लेकिन मूवी में अच्छा कैरेक्टर है, और दो रियल लाइफ में उतना ही खुखार और ख़तरनाक कैरेक्टर था वो। तो वो चीज़ें जो हैं फिर बाद में आगे निकलती हैं। लेकिन दाऊद का राइज जो एक तरह से एंट्री जो थी वो इकबाल नतीक के मर्डर से ही सामने आती है। मतलब काफ़ी लोग अलग अलग चीज़ें कहते हैं कि साबिर के मौत के बाद में दाऊद का उदय हुआ, मतलब दाऊद एकदम सबसे खतरनाक हो गया बड़े भाई की मौत के बाद, लेकिन उस टाइम से उसका स्टार्ट। और उस टाइम पे वो बिल्कुल अकेले थे, खुद से क्या सारा कुछ? नहीं उस टाइम पे फॉर्म हो गया था, फॉर्म हो गया था। फॉर्म गैंग नहीं हुआ था, फॉर्म एक्चुअली इस तरह से था कि
दाऊद को ना काफ़ी सारे लोग मिलते गए। ये कहते हैं ना कि यार इतने गैंगस्टर्स रहे, इतने मुंबई अंडरवर्ल्ड में लोग रहे, मतलब यहाँ से भी नहीं, आपके ये तो 70s की बात हो गई, 50s से लेके 60s में 70 80s में इतने गैंग, इतने लोग रहे, और दाऊद से बहुत बड़े बड़े भी रहे। वाशु दादा करके एक पहलवान हुआ करते थे, दाऊद का खुद का जो गुरु था खालिद पहलवान, वो हुआ करते थे। तो ये सब हाजी मस्तान, करीम लाला रहे, लेकिन दाऊद ही इतना बड़ा क्यों बन गया? और प्लस दाऊद यहाँ से आज भी बड़ा बना हुआ है उस तरीके से कि भाई भाग गया, ISI के प्रोटेक्शन में पाकिस्तान में रह रहा है, और वहाँ पे 93 ब्लास्ट में उसका नाम आया, कितने चीज़ों में नाम। इनफैक्ट अभी 2013 में जो IPL स्पॉट फिक्सिंग केस हुआ था, ऐश रिसंत उसमें उनको आरोप लगे थे उन पर स्पॉट फिक्सिंग के, उस केस के अंदर दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया था कि मतलब ये तो पूरा पाकिस्तान कराची अंडरवर्ल्ड जो अब चल रहा है नया, पहले मुंबई अंडरवर्ल्ड था, अभी वो कराची अंडरवर्ल्ड वहाँ पे चला रहे हैं, वो चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें नाम सामने आया। दाऊद का हर जगह नाम जो ऐड होता गया, मुझे लगता है पर्सनली, ये मुझे लगता है कि दाऊद को ना सही टाइम पे ऐसे लोग मिलते गए जो उसको बढ़ाते गए आगे। चाहे आप उसके मेंटोर की बात ले लो, खालिद पहलवान, चाहे उसके बाद में दाऊद का आगे साबिर इब्राहिम कास्कर जो उसका बड़ा भाई था, भाई वो पहले से ही पठान गैंग में काम कर रहा था, ये लोग पहले से उन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में थे। उसके फादर पुलिस वाले थे, ठीक है, पुलिस से रिटायर हो चुके थे उस टाइम पे, तो 77 के अराउंड रिटायर हो चुके थे। तो काफ़ी बार उसने ये भी किया कि भाई मैं पुलिस वाले का लड़का हूँ। मुझे याद आता है एक किस्सा था कि मतलब रणबीर लिखा नाम के एक स्टेशन इंचार्ज हुआ करते डोंगरी पुलिस स्टेशन के 1976-77 में, तो उन्होंने ना वो बड़े परेशान थे। तो ये इकबाल नतीक जिनका बारे में अभी हमने बात की, तो ये गए उनके दफ्तर में कि साहब आप परेशान इतना काय को कैसे बैठे हो, क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा यार ये पठानों ने दिमाग ख़राब कर रखा है, इतना ज़्यादा मुंबई अंडरवर्ल्ड बढ़ता जा रहा है और ये क्या ही कर रहे हैं, इसमें किसी को भी मारते थे उस टाइम पे, पठान गैंग ऐसा हो गया था। तो इकबाल नतीक, मैंने बताया कि दोस्त हुआ करते थे दाऊद इब्राहिम के, वो भी इनको मानता था, ये भी मानते थे। तो इकबाल नतीक ने कहा कि सर आपने शोले देखी है? कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। वो वाला जो डायलॉग था उसका, ठाकुर बलदेव सिंह वाला, तो वो कहता है पुलिस ऑफिसर को कि जय और वीरू को बुला लो, ये तो डाकुओं को वही निपटाएंगे। अलग अलग किस्से हैं कि वो बताते हैं कि शोले से दाऊद इब्राहिम का जन्म हुआ, कोई कहता है इकबाल नतीक को मारा पठान गैंग ने तो दाऊद इब्राहिम बना। तो वो खैर वहाँ से वो चीज़ आती है कि उन्होंने पहली बार जब रणबीर लेखा ने देखा दाऊद इब्राहिम को, तो ये जे हॉस्पिटल वाले रोड पे ना सड़क पे किसी को, एक मतलब दुबला पतला था उस समय और 20 साल की उम्र थी, लेकिन एक अच्छे खासे पठान लड़के को, वेल बिल्ट, उसको बुरी तरह मार रहा, मतलब उसके सिर से खून, मुंह से खून। उन्होंने जब देखा, रणबीर लिखा ने, वो अपनी पेट्रोलिंग पे थे, उन्होंने देखा करा कि भाई कौन है, नाम पूछा गया था दाऊद इब्राहिम कास्कर और मैं पुलिस वाले का लड़का हूँ। तो पुलिस वाले का नाम यूज़ करना, हर बार अपने पिता का वो चीज़ें करना, ये चीज़ें उसने आगे भी कई बार की है। तो मुझे लगता है हर जगह ना उसको कहीं ना कहीं लोग मिलते गए। वैसे अगर हाजी मस्तान की बात करें तो इसका और उसका जैसे एक मूवी भी आई है जी, हाजी मस्तान के ऊपर तो सुल्तान मिर्जा, जिसका कैरेक्टर अजय देवगन ने प्ले किया है, सीरीज में भी दिखाया है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, और अभी एक बम्बई मेरी जान आई है, करेक्ट तो है। बेसिकली उसमें दिखाया है कि दाऊद काफी सारी चीजें सीखता है उनसे, या उनके अंडर काम करके मतलब फिर जब वो उनसे दिल्ली चले जाते हैं तो वो यहाँ कंट्रोल देकर जाते हैं। तो यार वो पता है क्या है कि मूवी में पहला जो मूवी का आपने जिक्र किया ना, एक तो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसमें काफ़ी चीज़ें मतलब ना गलत दिखाई, मेरे को तो बोलने में कुछ नहीं जाता ऐसा, काफ़ी चीज़ें फिक्शनल था, मतलब वो वैसा था कि भाई डाल दिया हम लोग ने ऐसा करके। इंस्पायर्ड होती हैं काफ़ी सारी अच्छी बड़ी बड़ी नॉवेल से और बड़े जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने वो नॉवेल लिखी हैं, लेकिन काफ़ी कुछ उसमें डाला, ड्रामा ये लोग डाल देते हैं उसमें ना, तो वो चीज़। लेकिन दाऊद के बारे में ये बताया जाता है कि ये सबसे पहले वाशु दादा के गैंग में था। वाशु दादा भी मतलब वो अहमद खान पठान थे शायद उनका असली नाम जो था, तो उनके गैंग में हुआ करता था। वहाँ पे जाके इसका जो मेंटोर बाद में बने, भोपाल के थे, मध्य प्रदेश के, पहलवान, खालिद पहलवान नाम से था, खालिद खान पाशा, तो वो जो थे वहाँ पे जाके इसके मेंटोर बने, ये उनसे मिलता था। उनकी भी अलग कहानी है, सबकी गैंगस्टर्स की अलग अलग कहानियाँ उनकी होती हैं। वो पुलिस वाला बनना चाहते थे, दिल्ली आए हुए थे खालिद खान पहलवान। दिल्ली में भारत कुमार करके एक टाइटल होता था चैम्पियनशिप का, बॉडी बिल्डिंग का, उसमें उन्होंने मुंबई के एक बहुत बड़े वरुण माने करके एक वो होता था पहलवान, उसको हरा दिया था। और वरुण माने जो था वो उस समय वाशु दादा, जिसका स्मगलिंग का भी काम था मुंबई में, सारा काम था, उसका बंदा था। बंदा बोले तो कि मतलब वो है कि नोन है, उसके ऊपर उन्होंने अपना वो लगाया हुआ है कि भाई ये जीतेगा, ये तो हमारा महाराष्ट्रियन कॉलेज का लड़का है और तगड़ा बाहुबली टाइप का लड़का है। तो इसको इन्होंने भोपाल से गए दिल्ली में, इधर भरत कुमार के इसमें चैम्पियनशिप में हरा दिया। तो इन्होंने ऑफ़र दिया था वाशु दादा ने उधर से, और ये 70s की बात होगी, स्टार्टिंग 70, 71, 72, कि भाई तुम मुंबई आओ,
और मेरे गैंग में आ जाओ, मैं ऐसे ऐसा काम करता हूँ। एग्जैक्ट बता देते थे कि ये काम होते हैं भाई हमारे, तुम आ जाओ, तुम्हारी अच्छी जगह इधर है। उनके फादर चाहते थे कि ये हमेशा पहलवान बने, मदर चाहती थी पुलिस में जाए। शरीर भी शानदार था। तो भोपाल में उन्होंने एमपी पुलिस का फॉर्म भर रखा, मतलब वो पूरा भर्ती उनकी हो चुकी थी ऑलमोस्ट। उन्होंने सोचा कि यार ये बुला रहे हैं, ये रिकॉर्ड्स में है कि फॉर्म सारा भरा कुछ हुआ है यार, रिकॉर्डेड है। और ये इनफैक्ट मतलब वो चीज़ें हैं कि अभी भी वो लोग हैं, खालिद खान पहलवान दुबई में रहते हैं अभी, तो वो बताया जाता है ये सब चीज़ें। अच्छा, वो अभी जिंदा हाँ, है? हाँ, हाँ, अच्छा, तो वो बड़े ही मतलब ऐसा है कि सीक्रेटली अपना तो वो दाऊद के मेंटोर की तरह रहे। तो वो फिर उनका वही हुआ आगे कि उन्होंने सोचा कि भाई मुंबई जाने का चांस मिल जाएगा, पैसा वही दे रहे हैं, घूम फिर के आ जाऊंगा अभी, तो बाद में आके यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा भोपाल में, एमपी में। वो कभी वापस आना होता नहीं है। फिर माइंड वो कन्वर्ट हुआ कि वहाँ पे उन्होंने देखा वासु दादा के पास कि भाई पुलिस वाले कैसे इनको एकदम वो ले रहे हैं कि सलाम सर 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 सलाम वाला। तो वो जो बनना चाह रहे थे वो तो उल्टा यहाँ पे माइंड डाइवर्ट हो जाता है आदमी का। तो खैर दाऊद के वो मेंटोर रहे यहाँ पे। तो उन्होंने उसके बाद, मैं माफ़ करना आपका सवाल भूल गया मैं। यही कि बेसिकली सुल्तान मिर्जा जिसे हम, उनका क्या कनेक्शन है? सुल्तान मिर्ज़ा, हाजी मस्तान ना, हाजी मस्तान का, मस्तान मिर्ज़ा उसका असली नाम था, ठीक है, तमिलनाडु से आते थे। और यहाँ पे जब आए तो उनके साथ में दाऊद का कभी भी ये नहीं रहा कि वो डायरेक्टली उनके लिए काम करता था। स्टार्टिंग से ही दाऊद इब्राहिम वासु दादा के लिए, वासु दादा पठान गैंग के साथ भी काम कर रहे थे, ठीक है। करीम लाला, बेसिकली ये जितना भी था ना, ये करीम लाला से ही शुरू हुआ। दाऊद इब्राहिम कभी भी हाजी मस्तान के साथ डायरेक्टली ऐसे काम नहीं करते थे। इनफैक्ट जो एक अकेला किस्सा बताते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि दाऊद इब्राहिम को रोड पे मारा है, मतलब बहुत ही बुरी तरह मारा था करीम लाला ने। तो वो उन्होंने इसलिए मारा था कि कंसाइनमेंट का कुछ दिक्कत हो गया था, कुछ गोल्ड का कंसाइनमेंट था और उसमें उसने हेरा फेरी करी, तो उन्होंने बड़ा मारा। फिर वो बाद में जाके दुश्मनी आगे जाके जो बनी है, तो लंबी दुश्मनी चली थी वो। तो ये चीज़ें, लेकिन उसने हाजी के साथ कभी ऐसे डायरेक्टली काम नहीं किया हाजी मस्तान के साथ, जो मूवीज़ में दिखाया गया है कि वो उनके साथ में काम करते थे और ऐसा कुछ था, वो चीज़ें नहीं है। भाई आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था 93 ब्लास्ट का, जो मुंबई में हुआ था, जहाँ पे मल्टीपल ब्लास्ट हुए थे। आपने उस वाले केस पे रिसर्च किया कभी? उसमें दाऊद थे इन्वॉल्व? मैंने किया, दाऊद पूरी तरह इन्वॉल्व है उसमें, दाऊद इब्राहिम। और ये बोलने में कुछ भी, ये लोग अपनी सफाई देते हैं। वो जब भी देखिए आप इंटरव्यूज़ में कि मतलब हमने कभी इन्वॉल्व नहीं थे उसमें, हम आना चाहते थे 93 में भारत, लेकिन हमें आने नहीं दिया गया, लेकिन ये पूरी तरह से इन्वॉल्व थे उसमें। उसकी भी दो अलग अलग थ्योरीज बताई जाती हैं। एक बताया जाता है कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ, उसके बाद में मुंबई में देश भर में दंगे हो ही रहे थे, तो उसके बाद मुंबई में भी ये सब शुरू हुआ। तो उसमें एक टाइगर मेमन हुआ करता था, टाइगर मेमन की दुकान वगैरह उसका बिज़नेस था, और याकूब मेमन उसका भाई था, अकाउंटेंट था। तो ये सब जला दिया था, लेकिन टाइगर मेमन हमेशा से गलत, ये इलीगल एक्टिविटीज़ में था। उसकी दुकान जलाई, उसके संपर्क दाऊद से थे, दाऊद समय तक दुबई चला जा चुका था, और दाऊद को जाके उसने फिर बातचीत की कि भाई मुझे बदला लेना है। एक थ्योरी बताई जाती है कि दाऊद खुद टाइगर मेमन को यहाँ से हटाना चाहता था, क्योंकि ये भी ना एक बहुत बड़ा स्मगलर बनता जा रहा था। मतलब ये था कि ये जो मुहाजिर माफिया कराची वाले, ये सब इंटरकनेक्टेड है सारे के सारे। तो ये मुहाजिर माफिया के साथ स्मगलिंग करना, दाऊद का अच्छा खासा नेक्सस चलता था। तो कहीं ये टाइगर मेमन जाके रिप्लेस करना किसी को, तो वो चीज़ें ना कर दे। तो वो चाहता था कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए, इसको इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए, ये जो 93 बॉम्ब ब्लास्ट है। इन्होंने किया ही पूरा प्लान था। और ये जितने भी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के भी जो एक अदर कम्युनिटी के जो गैंग मेंबर्स थे, जो गैंग्स थे, उन लोगों का सबका मिलना हुआ। उसके बाद इन लोगों ने एक प्लान किया था, पूरा दुबई में ही हुआ था। दाऊद उसमें शामिल था, टाइगर मेमन को यहाँ से बुलाया, मोहम्मद डोसा, ये सब सारे के सारे बड़े बड़े क्रिमिनल थे, इन सब ने वहाँ से बुलाया। उसके बाद में फिर अल हुसैनी बिल्डिंग में मुंबई के अंदर, माहिम पुलिस स्टेशन की एकदम सटी हुई बिल्डिंग थी वो, जहाँ पे ये सारा RDX रखा गया था। सारी चीज़ें आई, पिस्टल, ये आपका AK-57, 47, ये सारी चीज़ें रखी। ये सब करके इन्होंने, वो पूरा इन्वॉल्वमेंट था उसका यार, एक एक चीज़ आती है सामने। दूसरी थ्योरी एक और चलती है कि इसका एक कंसाइनमेंट था दाऊद का, तो कराची माफिया ने इसका कंसाइनमेंट वहाँ पे वो पाकिस्तान से सी रूट पे शायद कुछ जब्त कर लिया था। और उसके बाद में इसको कहा था कि भाई ये 93 बॉम्ब ब्लास्ट ये ऐसे ऐसे करना है तुमको, कि तुम्हारा इधर जो डेमोलिशन हुआ बाबरी मस्जिद का, गिराई गई बाबरी मस्जिद, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तुम तो कलंक को, मतलब इस तरह से ये सब चीज़ें उसको बोला गया कि अगर चाहिए अपना कंसाइनमेंट उनसे छुड़वाना है। ISI का पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखता है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ना, तो उसका इन्वॉल्वमेंट पूरा दिखता है कि मतलब उसने लेके दाऊद इब्राहिम को कहा कि आपका कंसाइनमेंट छुड़वा देंगे, आप इसमें इस तरह से प्लॉटिंग वगैरह करा दो। फिर इसने टाइगर मेमन को चूज़ किया,
फिर जाके प्लॉटिंग करी और फिर अल हुसैनी बिल्डिंग, उसका घर था टाइगर मेमन का वो अल हुसैनी बिल्डिंग में, तो उसी के यहाँ रखा हुआ था उसके बेसमेंट के कंपाउंड में ये सब। बहुत लंबा केस पर। तो पर ये 2-3 थ्योरीज है बट कोई ऑफिशियल कुछ वो नहीं है कंफर्म। ऑफिशियल से एक चीज़ सामने आती है, दोस्त की इन्वॉल्व था, दाऊद इन्वॉल्व था। वो कैसे पता चलता है? वो ऐसे पता चलता है यार कि जितने लोग पकड़े गए ना बाद में, जितने भी मतलब मुझे लगता है कि 16 ऐसे लोग थे जिनको लिस्ट किया गया था बाद में, जिनकी इंटेरोगेशन हुई, जिनके उनमें से कुछ तो गवर्नमेंट के लिए मतलब सरकार के लिए, एजेंसीज के लिए भी गवाह बन गए, कन्वर्ट हो गए थे वो लोग। उन्होंने कहा कि नहीं यार ठीक है हम इनके लिए काम करेंगे। तो उन लोगों ने बताया कि हमारे इतनी बार कराची के ट्रिप होते थे, हम में से इतने लोग जो थे वो मुंबई से कराची गए, फिर वहाँ से आने के बाद में यहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती थी, ISI की ट्रेनिंग कैंप थे। अच्छा। वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि हाँ इस तरह से था, और ये सब पूरा दाऊद इब्राहिम का काम था। वहाँ से इन लोगों ने बुलाया हमें, अनीस इब्राहिम इन्वॉल्व था, सारे इन्वॉल्व थे। उन लोगों के स्टेटमेंट आते हैं सामने, मतलब अपन लोग तो वो चीज़ें बोलते हैं देखो जो रजिस्टर्ड है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, FIR में निकला है या किसी कोर्ट जजमेंट में निकला हुआ है, तो वो सारी चीज़ें उनमें निकलते हैं इन सभी के नाम सामने इसमें 93 ब्लास्ट। वैसे ये इंडिया में पहले दाऊद का पूरा ऑपरेट हो रहा था मुंबई से, जहाँ से भी होता था, तो ये दुबई जाना कब प्लान हुआ ये थोड़ा बताओ। ये कब दुबई कब आया पिक्चर में? ये ऐसे आया था पिक्चर में कि मैंने आपको बताया इकबाल नतीक का जो जर्नलिस्ट थे उनका मर्डर किया पठान गैंग ने, वो दाऊद के क्लोज थे। अब यहाँ से थोड़ा सा मतलब डीप जाएंगे तो बहुत लंबा शायद एपिसोड भी जा सकता है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे समझा दूंगा आपको ओवरव्यू में कि देखिए इकबाल नतीक वाला हुआ, इसके बाद में पठान गैंग वो इनकी राइवलरी चल रही थी दाऊद इब्राहिम गैंग की, तो उस समय साबिर गैंग हुआ करता था। अब साबिर इसका बड़ा भाई था दाऊद इब्राहिम का, तो उनको इन लोगों ने 81 में साबिर इब्राहिम का अस्कर को प्रभा देवी इलाके, सिद्धि विनायक जो मंदिर है उसके जस्ट सामने पेट्रोल पंप है, हाँ। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप था शायद उस समय को, वहाँ पे इनको मार दिया था। और वो भी बड़ी भयंकर बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी यार वो, मतलब कि उसमें वो जहाँ पे जाते थे एक जगह रेड लाइट एरिया में, तो वहाँ से एक लड़की थी चित्रा नाम की, नंदा नाम की, उसको साथ में इनके खबर वगैरह दिलवाई और फिर बाद में मार दिया। उसमें मनिया सुरवे का नाम भी सामने आया कि वो भी इन्वॉल्व था पठान गैंग के साथ साबिर को मारने के लिए। अब यहाँ से साबिर को जैसे ही मारा तो साबिर की मौत के बाद ना ये दाऊद इब्राहिम का अस्कर का बताते हैं कि ये बहुत एक्सट्रीम वाइल्ड हो गया था, मतलब इसने कहा कि अब तो मैं नहीं छोड़ने वाला किसी को, जो मूवी में भी दिखाया गया है। मूवी में कुछ चीज़ें एग्जैक्ट दिखा दी जाती हैं कि हाँ ये चीज़ हुई। यहाँ से फिर इन लोगों ने क्या किया, पहले उसने करीम लाला के एक भाई थे रहीम पठान, उनको मारा, फिर ये इनकी गैंग राइवलरी शुरू हो गई, उनको मारा। उसके बाद उसने बाकी अपने गैंग को ख़त्म करना शुरू किया, और उसके बाद में फिर जाके फाइनली ये जो आगे बात आती है कि आपने अभी जिसका दुबई, हाँ दुबई जाना। समद खान आखिरी बचा था, करीम लाला उस उम्र के पड़ाव पे आ गए थे कि उन्होंने कहा कि यार उनके 2 सिर्फ लीगल बिजनेस थे ऐसा बताया जाता है, एक अल करीम होटल और एक अल करीम ट्रेवल्स था, न्यू इंडिया ट्रेवल्स और अल करीम होटल, इनके 2 बिज़नेस एक्चुअल लीगल होते थे, बाकी सारा इलीगल जुए के अड्डे, शराब का और प्रॉपर्टी वो फाइनेंसिंग वगैरह का जो काम था, फिल्म फाइनेंसिंग, ये सब चलता था। उन्होंने उम्र के उस पड़ाव पे आके समद खान पठान को अपना सारा काम दे दिया था। वो बताते हैं थोड़ा अय्याश किस्म का आदमी था उसमें। समद खान पठान को भी दाऊद इब्राहिम ने एलिमिनेट कराया, मतलब उसका ये था कि इन्होंने मेरे बड़े भाई को मारा, मैं इनका पूरा पठान गैंग को 1-2 लोगों का 50-60 लोगों का गैंग नहीं था, मतलब अच्छा खासा बहुत लोग थे यार उसमें। कुछ इनके पास भी आ गए, कुछ डी कंपनी को भी बाद में, जो छोटे जो गुर्गे होते हैं उन लोगों ने डी कंपनी भी ज्वाइन की बाद में, इनकी जो आगे जाके बनी है। दाऊद गैंग था उस समय, तो डी कंपनी कहाँ ही थी, तो उनको ज्वाइन किया। लेकिन बड़े बड़े जितने खिलाड़ी थे ना इनके, इन लोगों को इसने ख़त्म किया था। और उसके बाद में जाके ये आपका जो दुबई जाने का हुआ, तो ये समद खान की मौत के बाद में 86 की शायद ये बात है, 86 की बात है, तब मुंबई पुलिस पहली बार मतलब प्रॉपरली जो दाऊद के पीछे लगी थी वो उस टाइम लगी थी, जब इसको लगा, एक्चुअल में लगा कि भाई अब तो मेरा ही नंबर बचा है, मतलब अब तो कौन ही बचा है, सबको मैंने ख़त्म कर दिया। उस टाइम पे एक्चुअल में सबको ख़त्म कर चुका था यार, मतलब